हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 5 है। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं आपके पास वो वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, बृहद अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था? बृहद अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था? तो स्टूडेंट यहां से देखिए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ए जे.एम. केन्स ने, बी रागनेर फ्रिक्स ने, या सी रागनेर न्यूकस ने, या कि डी प्रोफेसर नाइट ने। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो है रागनेर फ्रिक्स। क्या है? रागनेर फ्रिक्स। यह रागनेर फ्रिक्स जो है नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रागनेर फ्रिक्स ने 1933 ईस्वी में माइक्रो इकोनॉमी का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? माइक्रो इकोनॉमी का सिद्धांत 1933 में। इकोनॉमिक्स की अवधारणा भी इन्होंने ही दिया था। किसने? रागनेर फ्रिक्स ने ही इकोनॉमिक्स की अवधारणा दी थी, और इसलिए इनको अर्थशास्त्र के लिए इन्होंने 1969 में, देखिए एक चीज, 1969 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम चलते हैं। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका अब्दुल गफ्फार खान, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी हकीम अजमल खान, या कि डी सर सैयद अहमद खान। तो देखिए स्टूडेंट, जामिया मिलिया जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी यानी कि जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, इसमें देखिए सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने जो थे, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ही 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये इन्होंने स्थापना की है, लेकिन बात होती है कि प्रथम कुलपति कौन थे? तो कुलपति थे इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हाकिम अजमल खान। कौन है? हाकिम अजमल खान। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा हाकिम अजमल खान। ठीक है, आंसर चलते हैं। और अलीगढ़ अगर बात करें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने की। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? क्वेश्चन है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य, संगम साहित्य। ऑप्शन है ए नायक, बी चंदेल, सी पांडे, या कि डी सोलंकी। आप समझिएगा कि ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा के पश्चात दूसरी सदी तक, मान लीजिए यहाँ पे ये एक टाइमलाइन में बना रहा हूँ, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है, यीशु का जन्म हुआ, और इनसे दूसरी सदी 200 साल पहले 200 ईयर्स, और ईसा के पश्चात दूसरी सदी तक 200 साल, यही जो है 200 200 400 साल, जिसे संगम साहित्य का काल कहा जाता है। ठीक है, इस तमिल साहित्य को, और ये कौन सा साहित्य है? तमिल साहित्य है। कौन सा साहित्य है? तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ईसा के 200 साल पहले 200 साल बाद, यानी दूसरा सदी से लेकर। ठीक है, और संगम साहित्य तमिल कवियों का संघ है। संगम साहित्य में तमिल कवि ज्यादातर बैठते हैं, और यह इसमें ऑप्शन आपका जो दिया हुआ कि इसके संरक्षक कौन थे, इसके संरक्षक कौन थे? इसके संरक्षक भाई थे पांडे। किसने? पांडे शासक के संरक्षण में इनका संरक्षण हुआ था। एक जानकारी और जानने वाली बात है कि प्रथम संगम मथुरा में, मथुरा नहीं, मदुरा में
अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग चलते हैं। देखिए, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री, आपको स्टैटिक जीके में ये भारत में पहला, महिला पुरुष, पहला जो कुछ भी चीज़ बनता है ना, या किसी भी चीज़ तरह का निर्माण होता है, वो पहला आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है ए सूरत, बी पौंडीचेरी, सी चंदननगर, या कि डी मछलीपट्टनम। क्या है? डी मछलीपट्टनम में। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे तो इसका ऑप्शन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन सूरत। ठीक है, क्या हुआ था, भारत में व्यापार हेतु यूरोपीय कंपनियां आ रही थी। ठीक है, और सबसे जो आया उसके बाद में फ्रांसीसी आए। सबसे पहले यूरोपीय में सबसे बाद में आने वाले जो लोग थे वो फ्रांसीसी थे। यानी कि 1668 ईस्वी में जनरल फ्रांसीसी कारण के निर्देश में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाने का स्थापना किया गया। ठीक है, याद रखेंगे डेट, साल याद रखेंगे 1600, ये गलती लिखा गया ना, 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में जनरल फ्रांसिस कारण। ठीक है, जनरल फ्रांसिस कारण। निम्नलिखित में कौन चालक कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से ओम चालक, कौन सा चालक? ओम चालक। ओम चालक कौन सा है? ओम चालक कौन सा है? तो आप ऑप्शन आपके सामने है, जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी कार्बन, या कि डी सिल्वर। ठीक है, ओम चालक जो होता है वैसे कंडक्टर को कहा जाता है जो विद्युत धारा को ओम के नियम का परिपालन करता है। जैसे आपका तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, या गोल्ड इत्यादि। और उसके बाद होता है अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, धातु के चूर्ण, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब विद्युत धारा के ओम का परिपालन नहीं करते हैं। तो आपका जर्मेनियम नहीं करेगा जी, सिलिकॉन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर। ओम का चालक कौन है? सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं लोग। तटों से हल्की समुद्र अभिमुख ढलान को क्या कहते हैं? तटों से हल्की समुद्र अभिमुख ढलान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? ए महाद्वीपीय कगार, बी महाद्वीपीय पहाड़ी, सी पितलीय पहाड़ी, या कि डी अंतः समुद्रीय पर्वत श्रेणी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाद्वीपीय कगार। क्या हो जाएगा? ए महाद्वीपीय कगार। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए महाद्वीपीय कगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करना है? भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करना है? समाज के कमजोर वर्ग को, सामाजिक क्षेत्र के उद्योगों को, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को, या कि बड़े निर्यात को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा समाज के कमजोर वर्ग को। भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्ग को रियायती कर्ज प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया स्टूडेंट, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्प में से क्या मापा जाता है?
विकल्प आपके सामने है, ए वेग, बी हवा का द्रव्यमान, सी हवा की गति या डी तापमान। तो स्टूडेंट जानिए कि एनीमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। क्या मापी जाती है? हवा की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति यानी कि जो पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति होती है, जमीन जायदाद होते हैं, उस पर कौन सा कर लगता है? ए उत्पाद कर, बी जायदाद कर, सी उपहार कर या कि डी बिक्री कर। ठीक है, तो इस पे लगता है जायदाद कर लगता है। कौन सा कर लगता है? जायदाद कर लगता है। नेक्स्ट चलते हैं लोग भाई। चांदी का सिक्का टंका, चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? देखिए, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या कि डी बहराम खान। ठीक है, तो इसका आंसर आपका स्टूडेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका देखिए इल्तुतमिश। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ये गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसका जो गुलाम था, इसका भी गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। ये थे कौन थे भाई? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, आप याद रखिएगा, चांदी का सिक्का टंका और तांबा का सिक्का, ये भी याद रखना चाहिए, तांबा का सिक्का, तांबा का सिक्का को क्या बोलते हैं? जीतल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं लोग। निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? ये सवाल अगर आपने वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको ये सवाल का आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका जिक्र एक बार और हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, इसका जिक्र एक बार और मैं कर चुका हूं। देखिए, ऑप्शन है ए ऑस्कर पुरस्कार, बी बुकर पुरस्कार, सी पुलित्जर पुरस्कार या कि डी सुलीवन पुरस्कार। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार इसका आंसर हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, चलिए। कोकोआ के उत्पादन में, किसके? कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के उत्पादन में कौन सा? ए घाना, बी ब्राजील, सी आइवरी कोस्ट या कि डी नाइजीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ए घाना। घाना के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक कोकोआ का उत्पादन 5 देश करते हैं। कौन कौन से हैं? घाना, पहला है घाना, फिर है आइवरी, दूसरा है कोस्ट, सॉरी आइवरी कोस्ट साथ में है, आइवरी कोस्ट एक्चुअल में पहला है घाना 1 नंबर पे, यहीं पे मैं बना देता हूँ, घाना 1, आइवरी कोस्ट दूसरा नंबर पे है, फिर आएगा तीसरा पे इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद नाइजीरिया 4 नंबर पे हो जाएगा और केमरॉन 5वां हो जाएगा, केमरॉन हो जाएगा 5वां। ठीक है, आइवरी कोस्ट। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? घाना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? ए एनीमिया, बी हीमोफीलिया, सी पॉलीथाइमेनिया या कि डी ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा पॉलीथाइमेनिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा पॉलीथाइमेनिया। जब रक्त में आरबीसी बढ़ जाता है, जब रक्त में आरबीसी बढ़ जाता है, पॉलीथाइमेनिया
रोग में रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, की मात्रा बढ़ जाती है। और एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के शरीर में आरबीसी की मात्रा घट जाती है। यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि दोनों बीमारी ही है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? ए बायल का नियम, बी हुक का नियम, सी बर्नौली का सिद्धांत, या कि डी पास्कल का नियम। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका हुक का नियम। हुक का नियम पे ये कमानी तुला काम करती है। हुक का नियम क्या होता है कि अभी हुक का नियम ये प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल और विकृति के समानुपातीय होता है। ये कभी मैं स्टैटिक जीके का अगर डिटेल से क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा हुक का नियम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आकर्षण शक्ति न हो तो निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ के लागू नहीं होगा? ए चिपचिपापन, पृष्ठ तनाव, सी दबाव के ऊपरी दबाव। ठीक है, आकर्षण शक्ति यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेगा, या कुछ भी चीज़ जो आकर्षित करेगा अगर वो चीज़ नहीं हो तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्रव में तरल पदार्थ के लिए बात कर रहे हैं ना, तरल पदार्थ के लिए यानी कि पानी के लिए जो कुछ भी द्रव होता है, द्रव में डूबी हुई पिंड पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, इसे ऊपरी बल को उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल भी कहते हैं। ऊपर की तरफ दबाव लगता है ना जी, तभी ना कोई भी वस्तु जो पानी से हल्की होती है वो तैरने लगती है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। यह बल कहाँ कार्य करता है? गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। अब गुरुत्वीय बल के अनुपस्थिति में ऊपरी बल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब गुरुत्वीय बल नहीं होगा तो ऊपरी बल भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सिद्धांत ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊपरी बल। यह सिद्धांत दिया था हम लोगों को किसने? आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज नाम याद रखिएगा, काम हो जाएगा आप लोग का है। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सी है कैल्शियम साइनाइड, या कि डी कैल्शियम सल्फेट। तो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। याद करेंगे आपको। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ए सरकारी नौकरी के लिए, बी साहित्यिक सेवा, सी अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, या कि डी सामाजिक कार्य। तो इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा सी अंतर्राष्ट्रीय समझदारी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से एड्रिएटिक की रानी किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से एड्रिएटिक की रानी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए वेनिस, बी रोम, सी फ्लैंडर्स, या कि डी लिस्बन। स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा कि क्या होता है कि इटली का एक शहर है जिसका नाम है वेनिस। इटली का शहर है वेनिस। वेनिस एड्रियाटिक समुद्र के किनारे बसा है। एड्रियाटिक समुद्र के किनारे बसा है। इस रोमानी शहर को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक भी कहा जाता है। और वेनिस को ही क्या कहते हैं? एड्रियाटिक शहर के समुद्र किनारे बसने के कारण इसको एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? ए कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, बी जल का प्रकाश अपघटन, CO2 की सी है CO2 की कमी, या कि डी है क्लोरोफिल का टूट जाना। तो आंसर इसका हो जाएगा स्टूडेंट जल का प्रकाश अपघटन। क्या हो जाएगा? जल का प्रकाश अपघटन। पौधों में जल, प्रकाश और क्लोरोफिल और CO2 गैस की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के साथ अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है?
ए दीमक, बी काकरोच, सी लाल चींटी या कि डी मच्छर। तो आंसर आपका स्टूडेंट इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल चींटी, ऑप्शन नंबर सी। लाल चींटी जो होता है इसी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब फॉर्मिक देखिए, फॉर्मिक अम्ल होता है जिसका फार्मूला होता है CH2O2। CH2O2 CH2O2 एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियां, मधुमक्खी और बर्रों के डंक में पाया जाता है। इसका रासायनिक विधि से निर्माण कर रबर चमड़ा उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील, कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? ए काला फास्फोरस, बी श्वेत फास्फोरस, सी बैंगनी फास्फोरस या कि डी लाल फास्फोरस। तो आंसर देखिए, या इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। सबसे ज्यादा क्रियाशील श्वेत फास्फोरस होता है। फास्फोरस बेसिकली दो प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, इसी को बोलते हैं। श्वेत फास्फोरस अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, जो कम ताप पर जल उठता है, इसे पानी में रखा जाता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट सीधा सा बात है, जुबीन मेहता के बारे में पूछता है। जुबीन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जुबीन मेहता संबंधित है संगीत से, न साहित्य से, न चित्रकारी, न पत्रकारिता से, ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग पूरा अंतिम तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सिंसियर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं ऐसे ही स्टैटिक जीके के वीडियो को लेकर आते रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और क्या क्या इस चैनल में मैं और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ उसके लिए सुझाव आपका सादर आमंत्रित है। सुझाव देने के लिए एकदम कमेंट जरूर करें। चलिए तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में।